मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपने बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिससे डिस्कस करना है वो है आपका जेनेटिक्स, जिसे एनसीईआरटी ने हेडिंग दे रखा है अनुवांशिकी, वंशागति व विविधता के सिद्धांत। तो जेनेटिक्स को आपने यहाँ पे आज डिस्कस करना है। जेनेटिक्स अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप देखेंगे नीट के पेपर में जेनेटिक्स से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो जस्ट आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें आपको बिल्कुल बेसिक चीजें जेनेटिक्स से रिलेटेड बताई जा रही है कि जेनेटिक्स टर्म का मीनिंग क्या है और जेनेटिक्स में हमें किन किन चीजों पे स्टडी करनी है, हमें क्या क्या अध्ययन करना है। तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज आज आपको दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने जो वर्ड हम देखते हैं, शब्द जेनेटिक्स या अनुवांशिकी, ये शब्द को देने वाले जो पर्सन वो आप बता रहे डब्ल्यू बेटसन। अब यहीं पर जेनेटिक्स एक्चुअल में कहा किसे गया है, तो ये अनुवांशिकता और विभिन्नता यानी कि हेरिडिटी और वेरिएशन, इन दोनों को जब हम सम्मिलित रूप से कंबाइन स्टडी करेंगे तो उसे आपने कहना है जेनेटिक्स। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, जेनेटिक्स एक्चुअल में आप किसे कहेंगे, हेरिडिटी यानी कि जो वंशागति है, और प्लस यहीं पर उसमें जो विभिन्नता हमें देखने को मिलेगी, तो अनुवांशिकता और विभिन्नता दोनों के सम्मिलित अध्ययन को आपने नाम देना है यहां पर जेनेटिक्स। अब जो दो वर्ड आपने यूज में लिए, अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी और वेरिएशन यानी कि विभिन्नता, इन दोनों का मीनिंग मतलब हमें क्लियर करना है। तो जेनेटिक्स ब्रांच जिसमें हम हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता और वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं, तो पहली चीज हेरिडिटी, अनुवांशिकता हम किसे कहेंगे। काफी सिंपल मीनिंग है इसका। जितने भी सजीव लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम अपने सामने देख रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड में हम देख रहे हैं, उन सभी में एक कॉमन फीचर है। और वो फीचर क्या है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे कैरेक्टर को, अपने ही जैसे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखें, इस सभी में कॉमन फीचर है कि वो अपने ही जैसे कैरेक्टर को, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करेगा। चाहे वो प्रोकैरियोट है या वो यूकैरियोट्स, मींस की बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट, पादप, एनिमल, किसी को भी हम लें, सभी में ये कॉमन फीचर होगा कि वो अपने ही जैसे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। तो जो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण है, उसे ही हमने कहना है हेरिडिटी, अनुवांशिकता। जो कि आप परिभाषा देख सकते हैं, अनुवांशिक लक्षणों का पैतृकों से संततियों में स्थानांतरण का अध्ययन। वही अभी आपसे कहा गया कि हर सजीव अपने लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है और उसी स्थानांतरण के अध्ययन को आपने कहना है हेरिडिटी, अनुवांशिकता। ये था हमारा फर्स्ट टर्म। यहीं पर दूसरा हमने कहा विभिन्नता यानी कि वेरिएशन। देखिए पहले लिखा है जेनेटिक्स में अनुवांशिकता व विभिन्नताओं दोनों का अध्ययन। तो अनुवांशिकता हमने बता दिया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण स्थानांतरित होंगे उसे आपने कहना है अनुवांशिकता। दूसरा है विभिन्नता। अब विभिन्नता, वेरिएशंस, इसका क्या मीनिंग हुआ। हर सजीव, जैसा हमने कहा, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, लेकिन जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हुए हैं, उन्हीं लक्षणों में कुछ विभिन्नताएं भी हमें देखने को मिलेगी, यानी कि उसमें कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। लक्षण, कैरेक्टर तो वही ट्रांसफर हुए हैं, तो जो ट्रांसफर हुआ कैरेक्टर वो तो हेरिडिटी है, लेकिन जो कैरेक्टर, लक्षण स्थानांतरित हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं हमें देखने को जरूर मिलती है, और उन्हीं विभिन्नताओं को, डिफरेंसेस को आपने कहना है वेरिएशंस। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गया तो वो कहलाएगा स्थानांतरण, लेकिन उन्हीं लक्षणों में जो विभिन्नताएं हमें दिखेगी उसे हम कहते हैं वेरिएशंस। यानी कि एक ही जाति, जो हम बता रहे हैं कि जनकों से लक्षण उनकी संततियों में गया,
यानी वो एक ही स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं। तो एक ही स्पीसीज में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। इससे एक उदाहरण के द्वारा अगर हम समझे तो समझना काफी आसान हो जाएगा आपके लिए कि जैसे हमने एक कैरेक्टर लिया हाइट, ऊंचाई, और स्पीसीज हम ह्यूमन मानव की बात करें तो आप देख सकते हैं हम जितने भी ह्यूमंस हैं क्या सभी की हाइट सेम है? नो। स्पीसीज हम वही है, ह्यूमन बींग्स है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सभी मानव हैं, लेकिन हम सबकी हाइट में डिफरेंस आ रहा है, भिन्नता देखने को मिल रही है, और इसी भिन्नता को आपने कहना है वेरिएशन। इसे एक और स्मॉल लेवल के एग्जांपल पे देखें कि सपोज एक फैमिली, एक परिवार, मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट, माता पिता है और उनकी 2 संतान है। तो माता पिता से संतानों में जीन स्थानांतरण हुआ, कैरेक्टर हमने वही लिया हाइट यानी कि ऊंचाई। तो ऊंचाई जो कैरेक्टर लक्षण है इसका जीन माता पिता से संतानों में गया, तो ये तो हुआ आनुवंशिकता, हेरिडिटी। लेकिन जो वो 2 संतानें हैं, सिबलिंग है, दोनों भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोनों बहनें हो सकती है, तो क्या उनकी हाइट बिल्कुल सेम होगी? नहीं। आप और आपके घर के जो सिबलिंग है यानी आपके जो भाई या बहन जो भी है घर पे, क्या आप दोनों की हाइट सेम है? नो। जबकि हाइट के जीन सेम पेरेंट से आ रहे हैं, कैरेक्टर वही है, लक्षण वही है, ऊंचाई, हाइट, लेकिन फिर भी दोनों की हाइट में भिन्नता देखने को मिल रही है, और उसी भिन्नता को आपने कहना है वेरिएशंस। क्लियर? एक और एग्जांपल लीजिए, स्किन कलर, त्वचा का रंग। त्वचा के रंग का जीन भी जनकों से ही संतानों में स्थानांतरित हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे उन संतानों में त्वचा का रंग एक समान देखने को नहीं मिलता है, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता होगी। आप में और आपके भाई में या बहन में त्वचा के रंग में डिफरेंस जरूर मिलेगा, और उसी डिफरेंस को आपने कहना है यहां पर भिन्नता। तो दोनों शब्द बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें कि जेनेटिक्स में एक्चुअल में हम क्या पढ़ रहे हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन, इन दोनों की कंबाइंड स्टडी को आपने कहा है जेनेटिक्स। हेरिडिटी का सिंपल सा मीनिंग है कि लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हुआ तो उसे हम कहेंगे हेरिडिटी, और उन्हीं लक्षणों में जो भिन्नता आपको देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं यहां पर वेरिएशंस। अब अगर एक पॉइंट और ऐड करें कि वेरिएशंस अगर आप देखें यहां पर, तो वेरिएशंस 2 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हम कहते हैं सोमेटिक वेरिएशन यानी कि कायिक विभिन्नता, और एक आप कहते हैं यहां पर जर्मिनल वेरिएशन, जन्निक विभिन्नता। तो वेरिएशंस 2 तरह के आपको मिल सकते हैं, सोमेटिक और जर्मिनल, कायिक एवं जन्निक। तो सोमेटिक और जर्मिनल ये एक्चुअल में हमने सेल, कोशिका के आधार पे कहा है। सेल बायो में आपने ये नाम सुने भी होंगे, सोमेटिक सेल, जर्मिनल सेल। तो सोमेटिक सेल जैसा कि आप सभी जानते हैं ये डिप्लॉइड सेल है, और जन्निक एन सेल, हैप्लॉइड सेल, अगुणित कोशिका। तो अब सेल के जो 2 तरह के सेल है, सोमेटिक सेल और जर्मिनल सेल, उसी को हमने यहां पे वेरिएशंस में काम में लिया है। सोमेटिक वेरिएशन कायिक विभिन्नता, जर्मिनल वेरिएशन जन्निक विभिन्नता। यानी सेल के आधार पे आप कह सकते हैं सोमेटिक सेल, जर्मिनल सेल, और हेरिडिटी में जो वेरिएशंस आपको भिन्नता जो मिलेगी उस आधार पे आपने कहा है सोमेटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन। क्योंकि आप सभी जानते हैं सोमेटिक सेल, 2n सेल, ये कभी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। सोमेटिक सेल कभी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब कि यहां जितने भी वेरिएशंस आपको मिलेंगे वो सभी नॉन इनहेरिटेबल होंगे। तो सोमेटिक वेरिएशन को एक और नाम दिया गया है नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन। जबकि जर्म सेल, जन्निक कोशिका, क्योंकि यह भी आपको मालूम है जन्निक कोशिकाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। यानी कि अगर जर्म सेल में किसी भी प्रकार की भिन्नता आपको देखने को मिली तो कंफर्म है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। यानी कि इस वेरिएशन को हम क्या कह सकते हैं, इनहेरिटेबल वेरिएशन।
तो दो तरह के वेरिएशन हुए हेरिडिटी के आधार पे, एक तो नॉन इनहेरिटेबल और दूसरा इनहेरिटेबल, और उसी को हम सेल के आधार पे नाम देते हैं सोमेटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन, कायिक भिन्नता और जनिक विभिन्नता। तो पहला सोमेटिक क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ये ट्रांसफर होगा या नहीं ट्रांसफर होगा अगली पीढ़ी में, नहीं ट्रांसफर होंगे, तो इसे हमने क्या कहना है, नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन। ये आपका हुआ नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन। जर्मिनल, क्या ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होगा? यस, अगर जर्म सेल में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस, परिवर्तन आपको मिलता है तो ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकता है। तो इसे हम क्या कह देंगे, इनहेरिटेबल वेरिएशन। ये नॉन इनहेरिटेबल है और ये इनहेरिटेबल। तो भिन्नताएं, वेरिएशन दो प्रकार की हुई। अगर एक भिन्नता ऐसी जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकती है, दूसरी भिन्नता ऐसी जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो सकती है। जो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होगा वो है जर्मिनल इनहेरिटेबल, जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित ना हो वो है आपका सोमेटिक नॉन इनहेरिटेबल। अब जो जर्मिनल इनहेरिटेबल है, यानी जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करेगा, ये आगे चलकर इसमें फिर दो प्रकार आपको मिलते हैं। कॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन आपको मिल सकता है और डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी कि एक तो हुआ सतत विभिन्नता और एक असतत भिन्नता। दो तरह के वेरिएशन आपको मिल सकते हैं, सतत और असतत। तो जैसा कि नाम से ही आपको मीनिंग क्लियर कर रहा है, सतत कॉन्टिन्यूअसली निरंतर, और असतत डिसकॉन्टिन्यूअस ब्रेक आ रहा है कहीं पर। मीन्स की ऐसी भिन्नता है जो निरंतर लगातार एक पीढ़ी से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कंटिन्यूअसली हर पीढ़ी दर पीढ़ी अगर भिन्नताएं ट्रांसफर होती जाती है तो उसे हम कहेंगे सतत कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। और ऐसी भिन्नताएं जहां ब्रेक आ जाए, यानी जो डिसकॉन्टिन्यूअस है, रैंडम है, वो हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जरूरी नहीं है। किसी पीढ़ी में आपको मिल भी जाए और किसी पीढ़ी में ना भी मिले, तो किसी जनरेशन में देखने को मिले, कहीं देखने को ना मिले, तो उसे आपने कहना है असतत, मीन्स की डिसकॉन्टिन्यूअस। तो देखिए, ध्यान रखें, वेरिएशन दो प्रकार के आपको बताए गए, सोमेटिक, जर्मिनल। सोमेटिक जो कि नॉन इनहेरिटेबल है, कायिक कोशिकाएं हैं, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। यहां जो भी विभिन्नताएं आएगी वो केवल इसी पीढ़ी में, इसी जनरेशन में आपको मिलेगी, और इस जनरेशन के खत्म होने के साथ ये कैरेक्टर्स भी खत्म हो जाएंगे, ये वेरिएशंस भी खत्म हो जाएंगे। जबकि दूसरा है जर्मिनल इनहेरिटेबल, ये जर्म सेल में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये इनहेरिटेबल है तो यहां जो वेरिएशंस होंगे वो अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित होता हुआ आपको मिलेगा। अब जर्मिनल के दो पार्ट हैं, दो वैरायटी है, टाइप्स है, एक कॉन्टिन्यूअस यानी कि सतत, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस असतत। ऐसे वेरिएशन जो लगातार निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं वो तो हो गए सतत, और जो रैंडम है, किसी पीढ़ी मिले कहीं ना मिले, तो वो होगा असतत। अब सतत और असतत होने के कारण क्या हो सकते हैं? सतत हमने कहा जो हर पीढ़ी में जा रहा है, ऐसी भिन्नताएं जो हर पीढ़ी में स्थानांतरित होगी, देखने को मिलेगी। तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का क्या रीजन हो सकता है? ऐसे कौन से वेरिएशन के रीजन है जो कॉन्टिन्यूअसली आपको मिलेगा? तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन यानी सतत किसके कारण हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर, मीन्स की जीन विनिमय। ये भी सेल बायो में आप डिटेल में डिस्कस करते हैं, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम के समजात गुणसूत्रों में जो जीन विनिमय, डीएनए का विनिमय हो रहा है, उससे आप कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या हर पीढ़ी में होगा? यस, आप देखेंगे हर पीढ़ी में मियोसिस आपको देखने को मिलता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। किस समय? गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण के समय आप देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन आपको मिलता है, और हर पीढ़ी में युग्मक बन रहे। तो युग्मक क्यों बने? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ।
इसका मतलब कि हर पीढ़ी में अर्धसूत्री विभाजन चल रहा है, और जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये प्रोसेस जरूर आपको मिलता है क्रॉसिंग ओवर, और जब भी क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय होगा तो वेरिएशन जरूर आएगा। यानी कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, सतत विभिन्नता का रीजन कौन हुआ? क्रॉसिंग ओवर, जो हर पीढ़ी में आपको मिलेगा। जो हम देखते हैं हाइट, एग्जाम्पल हाइट आप देख सकते हैं हर पीढ़ी में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, किसी भी जनरेशन को हम स्टडी करें, हर जनरेशन में हाइट में डिफरेंस आपको मिलेगा। स्किन कलर की बात करें, वही एग्जाम्पल दोबारा, तो स्किन कलर में भी हर पीढ़ी में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों हर पीढ़ी में डिफरेंस आ रहा है? उसका मेन रीजन है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के कारण आप देखेंगे ये वेरिएशन कॉन्टिन्यूअसली चलते जा रहे हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हमेशा होगा जब भी मियोसिस होगा। जबकि दूसरा आप कह रहे हैं असतत, यानी कि ये रैंडम है, ये हर पीढ़ी में आपको मिले ऐसा जरूरी नहीं है, ये अचानक से किसी पीढ़ी में मिल भी सकता है, किसी में ना भी मिले। तो डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, असतत विभिन्नता होने का क्या कारण? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, ये भी आप जेनेटिक्स में पढ़ते हैं आगे, सभी अच्छे से जानते हैं कि डीएनए में जो भी जेनेटिक मटेरियल में जो भी सडन या रैंडम जो चेंजेस होंगे उससे आपने कहना है म्यूटेशन। और म्यूटेशन कोई प्री प्लान्ड प्रोसेस नहीं है, और म्यूटेशन न ही आपको हर जनरेशन में देखने को मिलता है। जैसे कि क्रॉसिंग ओवर तो प्री प्लान्ड है, मालूम है कब होना है, मियोसिस में होगा, मियोसिस फर्स्ट सेकेंड, आइडिया आपको फर्स्ट में आपको मिलना है, तो ये तो प्री प्लान्ड है, हर पीढ़ी में देखने को मिलेगा। लेकिन म्यूटेशन ये रैंडम है, जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ में अचानक होने वाला परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। तो जो रैंडमली म्यूटेशन हुआ, तो म्यूटेशन के कारण जो वेरिएशन आए उसे आप कहेंगे असतत। तो पूरे को एक बार देखिए, अभी आपने जो कहा बिल्कुल बेसिक आपने बताया, फर्स्ट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में दो टर्म थे, एक अनुवांशिकता, दूसरा विभिन्नता। इन दोनों के कंबाइंड स्टडी को ही आपने कहना है यहां पर जेनेटिक्स। क्लियर? तो इन दोनों का मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए, वो आपको बताया गया कि अनुवांशिकता, जेनेटिक्स, यहां हेरिडिटी किसे कह रहे हैं हम, कि जो भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होगा, लक्षणों का स्थानांतरण, वो तो कहलाएगा हेरिडिटी। और दूसरा, उन लक्षणों में जो भिन्नताएं हमें देखने को मिलेगी, उन्हीं भिन्नताओं को हमने क्या कहना है? वेरिएशंस कहना है। ये तो सिंपल डेफिनेशन। अब वेरिएशन में ही थोड़ा हम आगे बढ़े तो वेरिएशन दो प्रकार के हमें मिले, एक सोमेटिक, एक जर्मिनल। सोमेटिक आपका नॉन इनहेरिटेबल है, यानी ये ऐसे वेरिएशन है जो केवल एक ही पीढ़ी में दिखेंगे, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होंगे। जबकि दूसरा है जर्मिनल, मींस की इनहेरिटेबल। ये ऐसे वेरिएशन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकते। जर्मिनल के फिर हमने दो प्रकार बताए, एक सतत कॉन्टिन्यूअस और दूसरा असतत डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का रीजन है क्रॉसिंग ओवर, जबकि डिसकॉन्टिन्यूअस का रीजन है यहां पर म्यूटेशन। ये आपको कहना है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें, यहीं पर एक वर्ड और आपको देखने को मिलता है यहां पर, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, अब इनहेरिटेंस का क्या मीनिंग वो भी आप क्लियर करेंगे यहां पे। तो ये दो अलग अलग वर्ड आपको बताए गए, एक तो हेरिडिटी और दूसरा वेरिएशन। अब आप लीजिए यहां पर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आप किसे कह रहे हैं? डेफिनेशन, वह प्रक्रिया जिससे अनुवांशिक लक्षणों का पैतृकों से संततियों में स्थानांतरण होता है। यहां पर स्टूडेंट्स में काफी कंफ्यूजन रहता है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस की डेफिनेशन में, क्योंकि हेरिडिटी में भी आप यही कह रहे हैं लक्षणों का पैतृकों से संततियों में स्थानांतरण, यहां भी हम यही कह रहे हैं लक्षणों का पैतृकों से संततियों में स्थानांतरण। बट बेसिक डिफरेंस है। हेरिडिटी में हमने क्या कहा कुछ समय पहले कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हुआ, उससे आप कहेंगे हेरिडिटी। बट इनहेरिटेंस में हमने क्या जोड़ा है? प्रोसेस, यहां पर प्रक्रिया, ये ध्यान दें, यहां आपने जोड़ा है प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस।
कैरेक्टर्स तो ट्रांसफर हो रहे हैं यहां, लेकिन यहां प्रोसेस की बात नहीं की जा रही। तो जिस प्रोसेस के थ्रू कैरेक्टर ट्रांसफर होगा उसे आपने कहना है इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति। तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कहा गया कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि वो तो कौन हुआ, हेरिडिटी। और वो कैरेक्टर कौन से प्रोसेस से ट्रांसफर कर रहा है, तो उस प्रोसेस के लिए आपने कह दिया इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन में आपने प्रोसेस बताया कि जिस प्रोसेस से कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे वो इनहेरिटेंस है, और जस्ट सिंपली जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उसे आप कहते हैं यहां पर हेरिडिटी। तो डेफिनेशन जेनेटिक्स में दो है, हेरिडिटी, वेरिएशन। इनहेरिटेंस का मीनिंग भी आपको यहां मालूम होना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो जेनेटिक्स का बिल्कुल बेसिक आपको बता दिया गया है। हेरिडिटी वेरिएशन की स्टडी को आपने कहना है जेनेटिक्स। अब इसके हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अगर हम देखें तो इतिहास में सबसे पहला पॉइंट आप सभी जानते हैं, जो साइंटिस्ट का नाम आना है वो ग्रेगोर जॉन मेंडल, G.J. मेंडल, जिन्हें कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। और यहां जेनेटिक्स में आपको मेंडल की पूरी डिटेल स्टडी आगे के लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया जाएगा। मेंडल कौन थे, उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, क्या रिजल्ट्स उन्हें मिले, क्या कंक्लूजन उन्होंने दिया, मेंडल क्यों अपने वर्क को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो मेंडलियन जेनेटिक्स जिसे हम कह सकते हैं, तो डिटेल आपको आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करना है। तो अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन कि हिस्ट्री की बात करें जेनेटिक्स की, क्योंकि अभी जेनेटिक्स का मीनिंग हमने बताया, अब इसके कुछ हिस्ट्री के पॉइंट। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के जनक, वो आपने कहा है मेंडल को। और अगला नाम जो आप देख रहे हैं बेटसन, कुछ टाइम पहले अभी ये नाम आया भी था कि हमने कहा भी था बेटसन के बारे में। जो यहां अगर आप देखें तो आधुनिक यानी मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, वो आपने यहां पे किसे कहा है, बेटसन को। आपको केवल यहां नाम दे रखा है, क्योंकि यहां जो वर्ड आप देखेंगे अनुवांशिकी, स्टार्टिंग में हमने कहा जेनेटिक्स, ये नाम देने वाले पर्सन ही कौन थे, बेटसन। एलील आगे के लेक्चर में आएंगे, समयुग्मनजी, विषमयुग्मनजी, ये सारी चीजें आगे आपको मिलेगी। तो ये सारे टर्म देने वाले पर्सन बेटसन, जिसे आपने कहा फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अब देखिए अगला नाम आया जेनेटिक्स की हिस्ट्री में, T.H. मॉर्गन, थॉमस एंड मॉर्गन। ये नाम भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में T.H. मॉर्गन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, वो आगे के लेक्चर में आपको मिलेगा। क्योंकि हम हिस्ट्री बता रहे हैं, तो जैसे मेंडल, जिन्हें हमने कहा फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडलिज्म हमारे सिलेबस में, फिर T.H. मॉर्गन, जिसे हमने कहा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक, प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक, एक्सपेरिमेंटल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा गया मॉर्गन को। तो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स वो भी आपके सिलेबस में मेंशन किए गए, जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था ड्रोसोफिला, इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए। जैसे अगर मेंडल की हम बात करें तो आप सभी जानते हैं मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, यानी कि मेंडल ने किस पे वर्क किया था, पी पाइसम सटाइवम, मटर के पौधे पर। इसी तरह से अगर बात की जाए T.H. मॉर्गन की, तो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन सा था, ड्रोसोफिला के ऊपर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किए। अब यही मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट करते हुए कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इन्होंने एक्सप्लेन किया, जैसे सहलग्नता, लिंकेज, लिंग सहलग्नता, सेक्स लिंकेज, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये सभी जो जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वाले पर्सन T.H. मॉर्गन ही थे। तो आगे मेंडलिज्म जब आप कंप्लीट कर चुके होंगे और उसके बाद जब आपका T.H. मॉर्गन का पोर्शन स्टार्ट होगा, तब ये सारी चीजें आप वहां डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से लिंकेज, सेक्स लिंकेज, लिंग सहलग्नता, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ऐसे कई टर्म्स है जो यहां मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट करते हुए एक्सप्लेन किए थे। अब यहीं अगर आप देखें
तो यहां एक पॉइंट दे रखा है लिंकेज से रिलेटेड, जो संलग्नता की बात कर रही है उससे, कि इन्होंने बताया कि जीन गुणसूत्र पर रेखीय रूप से व्यवस्थित रहते हैं। जब हम लिंकेज पढ़ेंगे तब ये पॉइंट फिर डिटेल में आएगा, बट यहां एक इंट्रोडक्शन में जस्ट पॉइंट दे रखा है। मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इनका मटीरियल ड्रोसोफिला, और ड्रोसोफिला पे कार्य करते हुए इन्होंने कई टर्म बताए। उनमें एक टर्म दे रखा है लिंकेज, सहलग्नता, और सहलग्नता से ही रिलेटेड एक पॉइंट यहां मेंशन किया गया है कि मॉर्गन ने यह बताया कि जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। किस तरह से? अगर हम देखें तो ये आपका क्रोमोसोम पर आपको जीन्स देखने को मिल रहे हैं, ए बी सी जीन, डी जीन, ई जीन, एफ जीन, एच जीन। नंबर ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। एक गुणसूत्र पे कई सारे हजारों जीन आपको मिल सकते हैं। तो मॉर्गन ने कहा कि जितने भी जीन्स हम यहां देख रहे हैं क्रोमोसोम पर, गुणसूत्रों पर, जीन हमेशा रेखीय क्रम में व्यवस्थित होता हुआ आपको मिलेगा। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मीनिंग है, कैसे, वो आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो इन्हें एक्सप्लेन करने वाले कौन? केवल आपको यहां वो याद रखना है, वो है टीएच मॉर्गन। मटेरियल आपको याद रखना है कि टीएच मॉर्गन ने किस पे कार्य किया, तो वो याद रखेंगे ड्रोसोफिला पर। तो यहां साइंटिस्ट के नाम और उनके एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यही अब अगर हिस्ट्री में देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आपको दे रखा है ए गैरोड। अब ए गैरोड फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहा गया इन्हें, मानव अनुवांशिकी व जैव रासायनिकी अनुवांशिकी के जनक। तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स अगर पूछा जाए तो आंसर जाता है ए गैरोड। देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टीएच मॉर्गन, बट फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स तो वो आपने कहना है ए गैरोड। गैरोड ने मनुष्यों में पहले अनुवांशिक उपापचयी रोग की खोज की। फर्स्ट ह्यूमन में सबसे पहला मेटाबॉलिक एक जेनेटिक डिसऑर्डर, उसे इन्होंने डिस्कवर किया। कौन सा था वो? एल्केप्टोन्यूरिया, ब्लैक यूरिन डिजीज, काला मूत्र रोग, जिससे डिजीज के चैप्टर में भी आप लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ब्लैक यूरिन डिजीज, एल्केप्टोन्यूरिया, जो ह्यूमन में देखने को मिला, इसे फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन करने वाले पर्सन कौन? ए गैरोड। और ए गैरोड कौन? वो आपने कहना है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ए गैरोड ने ही यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी दिया था, वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। ए गैरोड का ही यहां एक कॉन्सेप्ट था कि वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। दिस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, ये देने वाले पर्सन भी कौन? ए गैरोड। एक वन जीन वन एंजाइम वगैरह वो आगे के पॉइंट से। यहां ए गैरोड का कॉन्सेप्ट था, एक जीन अगर म्यूटेंट होता है तो कोई ना कोई एक उपापचयी क्रिया यानी कोई ना कोई एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी जरूर ब्लॉक हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और इस पूरे मैकेनिज्म को इन्होंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर दिया, वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। और वहीं इन्होंने ये डिजीज भी बताई थी, एल्केप्टोन्यूरिया। तो देखिए यहां ध्यान से, म्यूटेशन एक टर्म है, एक टर्म जीन और एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अगर इसको थोड़ा डिटेल में हम देखें तो आप सभी जानते हैं कि सेल में, कोशिका में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, इन सभी को कंट्रोल कौन कर रहे हैं? एंजाइम्स। एंजाइम के द्वारा ही होगा, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे और फिर लास्ट में बनता है प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। और जो एंजाइम्स की हम बात करें कि एंजाइम्स जो ज्यादातर प्रोटीन्स हैं, इन्हें कौन बना रहा है? जीन। तो देखिए, जीन ने क्या बनाया? एंजाइम। एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट कर रहा है यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पूरी कर रहा है। तो ए गैरोड के अकॉर्डिंग अगर कोई जीन म्यूटेंट होगा तो वो एंजाइम नहीं बना पाएंगे, और अगर एंजाइम नहीं बनेंगे तो कंफर्म में वो मेटाबॉलिक क्रिया भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो क्रिया क्यों नहीं हुई? क्योंकि जीन म्यूटेंट हुआ, और जीन म्यूटेंट हुआ तो एंजाइम नहीं बन पाए, और एंजाइम नहीं बन पाए तो सबस्ट्रेट जो है आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दिया, वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। यानी कि अगर कोई एक जीन म्यूटेंट होगा,
तो सेल में कोई ना कोई एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी जरूर ब्लॉक होते हुए आपको यहां पर मिलेगी। क्लियर है यहां पर? तो स्टूडेंट अगर हम देखें यहां, तो आज आपने बताया जेनेटिक्स, दो टर्म आपने बताया। जेनेटिक्स एक्चुअल में क्या है, किससे रहे? हेरिडिटी वेरिएशन के अध्ययन को। हेरिडिटी का मतलब हमने कहा कि जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है तो उसे आपने कहना है हेरिडिटी। और उन्हीं लक्षणों में जब कोई डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा तो उन्हीं डिफरेंसेस को आपने कहना है वेरिएशन। फिर एक वर्ड आया था इनहेरिटेंस, यानी जिस प्रोसेस से ये ट्रांसफर होगा उसे आप कह सकते हैं यहां पर इनहेरिटेंस। फिर हमने कुछ हिस्ट्री की बात करी। हिस्ट्री में फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स वो आपने कहा बेडसन, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जनक मोस्ट इंपॉर्टेंट टीएच मॉर्गन, जिनका मटेरियल था ड्रोसोफिला, जिस पर इन्होंने कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए जो आगे के लेक्चर्स में हमें दिखेंगे। और फिर आपने कहा फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स वो है यहां पर ए गैरॉड। और ए गैरॉड ने एक डिजीज ह्यूमन में बताई एल्केप्टोन्यूरिया, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स, आपको शब्दों को यहां पर देखना है, इनसे रिलेटेड कोई बेसिक टर्म्स क्या क्या है, यानी कि उन शब्दों की परिभाषा डेफिनेशन भी आपको यहां पर डिस्कस करनी है। तो जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें जेनेटिक्स से रिलेटेड ये बेसिक टर्म्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म्स है। अगर इन टेक्निकल टर्म्स का मीनिंग हमें मालूम होगा तो जेनेटिक्स की लैंग्वेज को समझना, चाहे वो एनसीईआरटी की है या मॉड्यूल की लैंग्वेज है या क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज, वो समझना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझें एक एक टर्म कि जेनेटिक्स के जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनका क्या मीनिंग है, और हर टर्म को, सभी शब्दों को हम डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल लेते हुए समझेंगे ताकि आपके लिए वो समझना काफी इजी हो जाए। तो स्टार्ट करें अगर टर्म्स में, तो सबसे पहला टर्म, मोस्ट कॉमन टर्म जो जेनेटिक्स का है वो है लक्षण, यानी कि कैरेक्टर। ये टर्म कई बार आप लोगों ने सुन रखा है। कैरेक्टर, एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी कि जीवधारी की कोई भी विशेषता, हम सुनते भी कैरेक्टर। एक कॉमन लैंग्वेज में भी कैरेक्टर हम कई बार सुनते हैं, ये वर्ड। जेनेटिक्स में भी ये टर्म आपको सुनाई देगा कैरेक्टर। कोई एक स्पेसिफिक फीचर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिले, जैसे यहां पे हमने एक कैरेक्टर का एग्जांपल लिया हाइट, लंबाई, तने की लंबाई। किसी भी पौधे में, ह्यूमन में भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट यहां आपको प्लांट का दे रखा है क्योंकि हमारी जेनेटिक्स मोस्टली यहां प्लांट पर बेस्ड है। तो आपने किसी प्लांट की हाइट, तने की लंबाई ली, तो लंबाई, ऊंचाई, हाइट वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हुआ, वो एक लक्षण हुआ। इसी तरह से कलर, जैसे यहां आपको दे रखा है पुष्प का रंग, फ्लावर कलर, ह्यूमन में स्किन कलर, तो कैरेक्टर हुए ये स्पेसिफिक। तो ये कॉमन एग्जांपल हाइट या कलर, ये हुए कैरेक्टर। इन्हीं टर्मिनोलॉजी की बात करें तो नेक्स्ट टर्म आपको देखने को मिलता है यहां पर, वो है ट्रेट। ट्रेट, एक लक्षण के विभिन्न प्रकार, यानी जो लक्षण है कैरेक्टर, उसी कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर, उस एक लक्षण के जो अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलेंगे उन्हें हम कहेंगे ट्रेट। तो कैरेक्टर एक तरह से एक ब्रॉड टर्म हुआ, उसी कैरेक्टर में हमें मिलेगा ट्रेट। जैसे आपने कहा हाइट, तो हाइट तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया हाइट। अब हाइट कौन सी? हाइट में भी तो कई प्रकार आपको मिल सकते हैं, टॉल, ड्वार्फ, लंबा, बौना, मध्यवर्ती, ये कई डिफरेंट फॉर्म आपको यहां पर मिल सकते हैं। तो उन्हें आपने क्या कहना है? ट्रेट। कलर की बात करें तो कलर में भी आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर आपको मिल सकते हैं, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, डिफरेंट कलर, तो वो भी कौन होगा? ट्रेट। तो कैरेक्टर कौन हुआ? हाइट। हाइट के डिफरेंट फॉर्म, टॉल, ड्वार्फ, ये कौन हुए? ट्रेट। कलर कौन है? कैरेक्टर। कलर में लाल, पीला, नीला, सफेद, गुलाबी, ये जो भी आएंगे वो सब कौन हो जाएंगे? ट्रेट। तो दोनों टर्म ध्यान से, ब्रॉड टर्म है कैरेक्टर, एक स्पेसिफिक फॉर्म, और उस कैरेक्टर के अलग अलग स्वरूपों को हमने यहां पर कहना है ट्रेट। ओके, नेक्स्ट टर्म अगर आप देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक टर्म है जेनेटिक्स का जीन। कैरेक्टर, ट्रेट के बाद तीसरा टर्म है आपके सामने जीन, जिसे दिया था जॉनसन ने, और मेंडल द्वारा आपने यहां पे वर्ड यूज में लेना है फैक्टर। जो जीन हम बता रहे हैं, मेंडल ने इसी जीन के लिए
कौन सा टर्म यूज किया था? फैक्टर, और जिसे आज के बायोलॉजी में हम नाम देते हैं यहां पर जीन। तो जीन क्या है, किसे कहेंगे, वो आगे आपको देखना है। तो अभी जस्ट आपने बताया जीन, टर्म देने वाले जॉनसन, और यहीं पर जीन को मेंडल ने अपने समय में कहा था फैक्टर। अब जीन क्या है? डीएनए के वे खंड जो लक्षणों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, उन्हें आपने कहना है जीन। यानी जो भी कैरेक्टर्स हम स्टडी कर रहे हैं, उन सभी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला कौन? जीन। जीन की कई सारी डेफिनेशंस आपको मिल सकती है, हर बुक्स में अलग अलग कई डेफिनेशन आपको मिलेगी, उन्हीं में कुछ पॉइंट आपको कहा है। वहीं देखिए डीएनए के वो खंड जो सामान्यतः आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करे, वो भी जीन कहलाएंगे। जीन वंशागति की इकाई है, ये भी आपने यहां पे कहना है, जीन ही आपने बता रखा है। रासायनिक रूप से जीन कौन है? डीएनए, ये आपने यहां पे कहा है। सभी जीन डीएनए होते हैं, लेकिन सभी डीएनए जीन नहीं होते, एक पॉइंट ये भी। तो यहां ध्यान से आप समझे, तीसरा टर्म है आपके सामने जीन। जीन जो कि वंशागति की इकाई है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी आपने यहां पे बता रखा है। जीन वो जो लक्षणों का निर्धारण करे, वो भी जीन है। जीन वही है जो आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करे, वही जीन। और जीन ही डीएनए का एक खंड है। किस तरह से, एक रफ रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें यहां पर समझने के लिए, ताकि आपके लिए समझना काफी इजी हो जाए, ये आपने यहां ड्रॉ कर रखा है डीएनए, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब आपने कहा डीएनए का वो खंड जो सामान्यतः आरएनए या प्रोटीन का निर्माण करे। अब इस डीएनए का एक खंड हमने लिया, सपोज यहां से यहां तक, ये खंड अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन आगे हम पढ़ेंगे, उसके द्वारा इसने किसका निर्माण किया? आरएनए। डीएनए का एक खंड क्या बना रहा है? आरएनए। और यही आरएनए आगे ट्रांसलेशन के द्वारा किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन। तो देखिए डीएनए का एक खंड जो अनुलेखन के द्वारा बना रहा है आरएनए, और ट्रांसलेशन अनुवादन के द्वारा बनाएगा प्रोटीन। तो इस खंड को हम क्या कहेंगे? जीन। इसे आपने कहना है यहां पर जीन। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी डीएनए में आगे बढ़े तो देखिए एक खंड हमें और मिल गया। अब ये जो खंड है, ये सेगमेंट, ये भी आगे क्या बनाएगा? आरएनए। और ये भी आगे प्रोटीन। अब प्रोटीन ना भी बनाए तब भी इस खंड को आपने क्या कहना होगा? जीन। तो डीएनए का वो खंड जो सामान्यतः आरएनए और आगे अगर प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, तो उसे आपने कहना है यहां पर जीन। तो यही सेंटेंस आपको दे रखा है, डीएनए का वो खंड जो सामान्यतः आरएनए एवं प्रोटीन को संश्लेषित करता है, वो कहलाएगा यहां पर जीन। केमिकली जीन कौन हुआ? डीएनए, क्योंकि है तो डीएनए का ही पार्ट। डीएनए का सक्रिय खंड, तो जो डीएनए का सक्रिय खंड है, एक्टिव सेगमेंट ऑफ डीएनए, उससे आपने कहा है जीन। सक्रिय क्या सक्रियता? ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन। तो डीएनए का वो खंड जो आरएनए और आगे चल के प्रोटीन का निर्माण करे, उससे हमने कहा जीन। देखिए ये जो डीएनए का खंड है, ये आप देख सकते हैं, ये किसी आरएनए का निर्माण नहीं कर, कोई आरएनए नहीं बन रहा। तो क्या इस सेगमेंट को आप जीन कहेंगे? नो, इसे हम जीन नहीं कहेंगे। तो डीएनए का वो खंड जो आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण करे, उससे ही आपने यहां पर जीन कहना है। और इसलिए लास्ट पॉइंट आपके सामने ये कि सभी जीन डीएनए होते हैं, लेकिन सभी डीएनए जीन नहीं हो सकते। देखिए सभी जीन, ये जितने भी जीन है, ये जीन कौन है? डीएनए। लेकिन क्या सारे डीएनए, ये क्या सारे डीएनए जीन है? नो, सभी डीएनए यहां पर जीन नहीं है, क्योंकि ये डीएनए आरएनए नहीं बना। डीएनए तो है, बट इसने आरएनए या प्रोटीन नहीं बनाया, तो उससे आप जीन नहीं कहेंगे। लेकिन ये डीएनए आरएनए और प्रोटीन बना रहा है, तो इससे हमने जीन कह देना है। तो यही सेंटेंस हुआ, सभी जीन डीएनए है। यस, सारे जीन डीएनए, लेकिन सभी डीएनए जीन नहीं होंगे। हर डीएनए प्रोटीन का निर्माण करे ऐसा जरूरी नहीं है। जो डीएनए का खंड प्रोटीन या आरएनए का निर्माण कर रहा है, उसे ही आपने यहां पर जीन कंसीडर करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपका सबसे बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जीन। एक सेंटेंस में आप कह सकते हैं डीएनए का सक्रिय खंड
क्या कहलाएगा? जीन। एक्टिव सेगमेंट ऑफ डीएनए कौन? जीन। यूनिट ऑफ हेरिडिटी यानी कि वंशागति की इकाई कौन है? जीन। क्लियर? जो डीएनए का खंड आरएनए न बनाए उसे आपने जीन कंसीडर नहीं करना है। नेक्स्ट अगर आप आए तो यहां आपको टर्म मिलेगा एलील। पहला टर्म था कैरेक्टर, जो एक स्पेसिफिक लक्षण है। कैरेक्टर के विभिन्न स्वरूपों को हमने कहा ट्रेट, फिर हमने कहा जीन। अब अगला टर्म है आपके सामने एलील, युग्म विकल्पी। जिस जीन की हम बात कर रहे हैं उन्हीं जीन के विभिन्न स्वरूपों को आपने क्या कहना है? एलील। आप देख सकते हैं जीन के एकांतरित स्वरूपों को युग्म विकल्पी, एकांतरित या विभिन्न, डिफरेंट फॉर्म और ऑल्टरनेटिव फॉर्म। डिफरेंट फॉर्म भी कह सकते हैं या ऑल्टरनेट यानी कि एकांतरित स्वरूपों को आप बता सकते हैं एलील। जैसे रिकॉल करिए कैरेक्टर। कैरेक्टर एक बड़ा टर्म था, उसके विभिन्न स्वरूप थे ट्रेट। वैसे यहां जीन हम बता सकते हैं एक ब्रॉड टर्म, जीन के अलग अलग स्वरूपों को आप यहां पर कह सकते हैं एलील। तो यहां एकांतरित स्वरूपों को आपने कहा एलील। और ये जितने भी एलील्स बन रहे हैं ये सभी एलील कौन से प्रोसेस के द्वारा बनेंगे? तो वो आपने कहना है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। एलील की उत्पत्ति म्यूटेशन से होती है। जितने भी एलील बनेंगे वो सारे एलील आपको म्यूटेशन के द्वारा ही बनते हुए यहां पर मिलेंगे। एलील मिलेंगे कहां पर आपको? होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्रों के समान स्थल पर आपको एलील देखने को मिलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? यहां पर देखिए 3 पॉइंट। सबसे पहले एलील किसे कह रहे हैं हम? जीन के ही अलग अलग स्वरूप, एकांतरित स्वरूप, डिफरेंट फॉर्म को आपने क्या रखा है? एलील। फिर एलील कैसे बने? तो म्यूटेशन के द्वारा एलील आपको बनते हुए मिलेंगे। एलील कहां पाए जाएंगे? तो आपने कहना है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के समजात जो गुणसूत्र है उनके समान स्थल पर। जैसे अगर ड्रॉ करके हम देखें, ये आपने ड्रॉ किया होमोलोगस क्रोमोसोम, ये समजात गुणसूत्र। अब इनके समान स्थल, बिल्कुल समान, एकदम आप देखिए आमने सामने, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, इसके सेम लोकस, समान स्थल पर। अब यहां आपको मिला कैपिटल टी और यहां आपको मिल गया स्मॉल टी। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ये दोनों कौन हुए? एलील। ये यहां पर कौन? एलील। होमोलोगस क्रोमोसोम के समान स्थल पे जो आपको मिलेंगे जीन के एकांतरित स्वरूप, उसे आपने कहना है एलील। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने लिखा है यहां कैपिटल ए, यहां भी कैपिटल ए, तो क्या इन्हें भी हम एलील कहेंगे? यस और नो? आंसर इज यस, क्योंकि ये भी समजात गुणसूत्रों के समान स्थल पर ही हमें मिले, तो इन्हें भी आप क्या कहेंगे? एलील, यानी कि युग्म विकल्पी। इसी तरह से एक और होमोलोगस लीजिए, ये भी होमोलोगस है। अब इसके भी समान स्थल, जैसे यहां हमने लिखा स्मॉल बी स्मॉल बी, क्या इन्हें आप एलील कहेंगे? यस। ये भी कौन है? एलील। ये भी है युग्म विकल्पी। तो जो समजात गुणसूत्रों के समान स्थल यानी लोकस पर जो पाए जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे जो जीन आपको मिल रहे हैं, उन्हें आपने कहना है एलील। जैसे अगर आपने कैरेक्टर लिया हाइट, ऊंचाई, तो ऊंचाई के लिए सपोज यहां आपने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 एलील आपको मिले। एक कैरेक्टर हमने ले लिया सपोज कलर, तो कलर के लिए हमें मिले कैपिटल ए कैपिटल ए। एक आपने ले लिया बीज की आकृति, सीड शेप, तो आपने ले लिया स्मॉल बी स्मॉल बी। यानी कोई भी कैरेक्टर लेके आप स्टडी करें तो आपको एलील हमेशा पेयर में मिल रहा है, जोड़े में। तो एलील हमेशा ही आपको पेयर में मिलना है। अब ये बाय चांस है कि पेयर सिमिलर, एक समान भी हो सकते हैं, कैपिटल ए, और ये पेयर डिसिमिलर, असमान भी हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सिमिलर स्मॉल बी एक जैसे भी हो सकते हैं और ये डिसिमिलर भी हो सकते हैं। और इन्हीं समान और असमान एलील के आधार पे आगे 2 टर्म आपको मिलेंगे, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। यानी कि अगर किसी लक्षण के लिए 2 एलील हमेशा जोड़े मिल रहे हैं, दोनों एलील एक जैसे हैं,
तो होमोजाइगस। समयुग्मजी, दोनों एलील अलग अलग है तो हेट्रोजाइगस। विषम युग्मजी आपने कहना है। क्लियर है स्टूडेंट? जीन एक ब्रॉड टर्म जो लक्षणों का निर्धारण कर रहा है। जीन के ही एकांतरित स्वरूप को आपने कहा एलील, जो कि समजात गुणसूत्रों के समान स्थल पर पाए जाते हैं। एलील पेयर में ही आपको देखने को मिल रहा है। पेयर सिमिलर भी हो सकते हैं, पेयर डिसिमिलर असमान भी हो सकते हैं। क्यों पेयर में है ये यहां पर? क्योंकि जो जीव है वो द्विगुणित है, डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड है तो हमेशा एलील पेयर में होगा। एक एलील कहां से आया? मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट, यानी एक आया है नर जनक से और एक मादा जनक से, तो दोनों जनकों से एक एक एलील आए और इसलिए डिप्लॉयड है। दो एलील एलील पेयर में आपको मिल रहे हैं। अब ये बाय चांस है कि दोनों पेरेंट से, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट, नर जनक मादा जनक, दोनों से समान एलील भी आ सकते हैं, ये तो बाय चांस है, और दोनों से असमान एलील भी स्थानांतरित हो सकते हैं। समान आएंगे तो हम कहेंगे होमोजाइगस, असमान आएंगे तो उसे आप कहेंगे हेट्रोजाइगस। तो ये आपने कहा एलील। अब अगर यही हम देखें, ये स्मॉल टी, ये स्मॉल बी, क्या ये भी एलील है? नो, इन्हें एलील नहीं माना जाएगा, क्योंकि न तो ये समजात गुणसूत्रों पर है, न ही ये समान स्थल पर है, तो ये एलील नहीं होंगे। ये एक तरह से हुए नॉन एलील, अयुग्म विकल्पी। तो अभी हम एलील युग्म विकल्पी की बात कर रहे हैं। जो भी समान स्थल पर समजात गुणसूत्रों पे पाया जाएगा, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे जो जीन आपको मिल रहे हैं, उसे आपने कहना एलील। वो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, और एलील कॉमनली आपको पेयर में मिलेगा, क्योंकि जो जीव है वो द्विगुणित है। जो हैप्लॉइड होंगे, गैमेट्स, युग्मक, वहां एक ही एलील मिलता है। वो आगे के पॉइंट से आगे के लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे। जैसे अब यहां आपसे क्वेश्चन लिया गया है, काफी सिंपल। निम्न में से कौन सा विकल्प एलील यानी युग्म विकल्पी का सही प्रस्तुतिकरण है? इनमें से 4 ऑप्शन अगर आप देखें तो कौन एलील को डिफाइन कर रहा है? ऑप्शन आपके सामने, फर्स्ट ये डायग्राम, सेकेंड बी को लेते हुए, थर्ड आर को लेते हुए, और फोर्थ ई। तो इन 4 ऑप्शंस में अगर हम देखें तो चारों में कौन एलील है? तो इसके लिए एलील की डेफिनेशन देखिए क्या थी? जो समजात गुणसूत्रों के समान स्थल पर पाएंगे। समजात गुणसूत्र, क्या पहला वाला समजात है, होमोलोगस है? यस, क्रोमोसोम तो होमोलोगस है। दूसरा नहीं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, यहां भी होमोलोगस नहीं है, तो ये तो ऑप्शन बाहर, ये भी बाहर, ये जरूर होमोलोगस है। अब फर्स्ट और फोर्थ, ये दोनों अगर ऑप्शन हम लें तो दोनों में होमोलोगस क्रोमोसोम तो है। क्या यहां जो जीन उपस्थित है वो सेम लोकस यानी समान स्थल पर है? पहले में देखिए, क्या ये लोकस सेम है? नो, एक यहां और एक इसके सामने नहीं है यहां, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब आप आइए फोर्थ, यहां समजात गुणसूत्र के बिल्कुल सेम लोकस पे जीन उपस्थित आपको दिखाई दे रहे हैं। कैपिटल ई, स्मॉल ई, दोनों सेम लोकस पे आपको यहां पे मिल रहे हैं। तो क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? यस, सो करेक्ट आंसर इज 4। तो यही हम कहना चाह रहे हैं, एलील कौन होगा? जो समजात गुणसूत्रों के समान स्थल पे आपको देखने को मिले, उन्हें आपने कहना है एलील। क्लियर? अब आइए आप नेक्स्ट टर्म पर, जीन, एलील। अब अगर आप देखें, दूसरा आपको दे रखा है अरूपांतरित एलील या वाइल्ड टाइप, जिसे आप कहते हैं यहां पर ओरिजिनल। एलील से ही रिलेटेड है। जीन एक ब्रॉड टर्म था जो लक्षणों का नियंत्रण करता है। उसी जीन के एकांतरित स्वरूपों को आपने कहा है एलील। एलील सिमिलर होंगे तो होमोजाइगस, डिसिमिलर होने पर हेट्रोजाइगस। अब अगला टर्म है अनमॉडिफाइड एलील या वाइल्ड एलील या ओरिजिनल, आपने बताना है। किसे कहेंगे अनमॉडिफाइड एलील? एलील जो प्रकृति में प्रारंभ से उपस्थित है, इसे आप म्यूटेंट एलील से कंपेयर करेंगे तो इजीली आपको और क्लियर होगा कि सामान्यतः अरूपांतरित एलील डोमिनेंट एलील होते हैं, और उसी से दूसरा रिलेटेड है रूपांतरित। देखिए दोनों को कंपेयर करेंगे तब समझ पाएंगे आप। ये तो अनमॉडिफाइड यानी अरूपांतरित है, ये रूपांतरित
मॉडिफाइड एलील, इसमें कुछ चेंजेस हुए। एलील जो म्यूटेशन से उत्पन्न हुए उसे आपने कहा रूपांतरित, और सामान्यतः रूपांतरित एलील अप्रभावी एलील होते हैं। किस तरह से, वो अब आप देखें। दो टर्म है आपके सामने, अरूपांतरित एलील और रूपांतरित एलील, यानी अनमॉडिफाइड और दूसरा मॉडिफाइड। नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, अनमॉडिफाइड अरूपांतरित। सबसे प्रारंभ में, सबसे पहले किसी लक्षण के लिए कोई जो जीन बना यहां पे, जो प्रारंभिक स्टेज में, स्टार्टिंग में, उस एलील को हमने कहा है अनमॉडिफाइड, यानी जो जैसा जीन बना वो वैसा का वैसा ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, वो अनमॉडिफाइड है, वो ओरिजिनल जीन है। उसे वन्य प्रकार, वाइल्ड वेराइटी कहा गया। अनमॉडिफाइड, वन्य प्रकार, ओरिजिनल। और सामान्यतः अरूपांतरित एलील डोमिनेंट होते हैं, प्रभावी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये एंजाइम बना रहे हैं, और जो एंजाइम बनाएंगे वो फंक्शनल एंजाइम है, और ये एंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? कि पहला आप बता रहे हैं यहां पे अरूपांतरित एलील, यानी किसी लक्षण का जो सबसे पहले जीन बना या एलील बने, वो जो है वो अनमॉडिफाइड है, अरूपांतरित है। दूसरा, इसी जीन में अगर कोई चेंजेस हुआ, यानी कोई मॉडिफिकेशन हुए, तो उस मॉडिफिकेशन को आपने कहना है रूपांतरित एलील। रूपांतरण हुआ, चेंजेस हुए, मॉडिफाइड हुए। ये तो अनमॉडिफाइड था, यानी ओरिजिनल जैसा बना वैसा का वैसा ही। अब उसमें जब कुछ चेंज होंगे तो उस चेंज, एक नए स्वरूप को आपने क्या कहना है? मॉडिफाइड एलील। तो जो रूपांतरित है, दूसरे वाला, ये सामान्यतया अप्रभावी होता है। क्यों होगा? क्योंकि ये अच्छे से एंजाइम का निर्माण नहीं कर पाता। जब अनमॉडिफाइड में म्यूटेशन हुए तो उस म्यूटेशन के कारण क्या बना? रिसेसिव। क्लियर है स्टूडेंट? दोनों को अब एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन से देखिए। सपोज हम अरूपांतरित एलील की बात करें। अरूपांतरित डोमिनेंट है, डोमिनेंट यानी ये एंजाइम बनाएगा, और एंजाइम बना रहा है तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा, और सबस्ट्रेट से रिएक्ट करके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। अब इसी के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए तो वो जीन या वो एलील एंजाइम नहीं बना पाएंगे अच्छे से, और वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमने एक कैरेक्टर लिया, फ्लावर कलर यानी पुष्प का रंग, सपोज हम लेते हैं एक कैरेक्टर पुष्प का रंग, उसे कंट्रोल करने के लिए एक जीन हमने बताया अनमॉडिफाइड जीन यानी डोमिनेंट जीन। इस जीन ने यहां पे क्या बनाया? एंजाइम। एंजाइम किससे रिएक्ट करेगा? सबस्ट्रेट से, और सबस्ट्रेट आगे चल के क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट से आगे आपको क्या मिलेंगे? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट सपोज हमें मिला रेड कलर, प्रोडक्ट जो आगे एक्सप्रेस हुआ रेड कलर। कैरेक्टर क्या था? फ्लावर कलर। तो फ्लावर कलर, पुष्प का रंग हमें कैसा मिला? लाल, यानी रेड कलर कैसा हुआ? डोमिनेंट, वन्य प्रकार, ओरिजिनल। क्लियर? कि इस कैरेक्टर का जो जीन है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, और इसलिए उसने एंजाइम बनाया सामान्य एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करके एक कलर दे रहा है, रेड कलर। अब इसी जीन में जब म्यूटेशन हुआ, यानी उत्परिवर्तन, तो इस जीन का एक नया फॉर्म बनेगा, और उस नए फॉर्म को हम क्या कहेंगे? रूपांतरित। यानी अब वो मॉडिफाइड हो चुका है, और मॉडिफाई हमने या आपने नहीं किया, नेचर में अपने आप उसमें म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन के कारण उसका एक नया स्वरूप बना जिसे हम कह रहे हैं मॉडिफाइड, रूपांतरित एलील, और यह सामान्यतया रिसेसिव होगा। किस तरह से? देखिए कि जब इसमें म्यूटेशन हुआ, क्योंकि म्यूटेशन हम कहते हैं अचानक होने वाला परिवर्तन है जो किसी को भी नहीं मालूम कब होगा और उसके क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो म्यूटेशन के बाद 3 अलग अलग तरह की संभावनाएं बन सकती है। जैसे क्या क्या है, यहां बात करें, इसमें म्यूटेशन हुआ, कैरेक्टर हमारा वही अभी भी फ्लावर कलर का जो जीन था वो जीन रेड कलर दे रहा था, लेकिन अब उस जीन में म्यूटेशन हो गया। तो पहली संभावना क्या हो सकती है? म्यूटेशन के बाद भी एंजाइम बन जाए और सामान्य एंजाइम बने, यानी म्यूटेशन के बाद भी सामान्य एंजाइम का निर्माण हुआ, यानी कि फंक्शनल एंजाइम।
तो क्या ये एंजाइम सामान्य है, सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा? हाँ, एंजाइम फंक्शनल है, रिएक्ट करेगा सबस्ट्रेट से, और रिएक्ट करके कौन सा कलर देगा? वही रेड कलर, क्योंकि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। एक संभावना है। दूसरी संभावना क्या हो सकती है? म्यूटेशन के बाद एंजाइम बने तो सही, लेकिन एंजाइम कैसे हो गए? नॉन फंक्शनल, यानी कार्य असक्षम एंजाइम यहां बने। एंजाइम बना लेकिन ये नॉन फंक्शनल है, यानी कि ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। और जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या हमें रेड कलर मिल पाएगा? नो, आपको रेड कलर नहीं मिलेगा। व्हाइट, पिंक, येलो कुछ भी मिले, बट रेड नहीं मिलेगा, यानी फिनोटाइप चेंज हो गया, रिसेसिव। तीसरी संभावना क्या हो सकती है म्यूटेशन के बाद? कि म्यूटेशन ऐसा हुआ कि कोई एंजाइम ही ना बने, नो एंजाइम, एंजाइम अनुपस्थित। और जब एंजाइम ही नहीं है तो क्या सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा? नो। और यहां भी कन्वर्ट नहीं होगा तो यहां भी आपको रेड कलर नहीं मिल पाया। यानी आप देख सकते हैं म्यूटेशन के बाद तीन संभावनाएं हो सकती है। पहली संभावना में तो हमें रेड कलर मिला, क्यों? क्योंकि सामान्य एंजाइम ही बना है। म्यूटेशन के पहले भी एंजाइम सामान्य था, म्यूटेशन के बाद भी सामान्य एंजाइम है, तो वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और फिनोटाइप आपको मिल गया रेड कलर। दूसरे और तीसरे केस में वही लक्षण प्रारूप हमें नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहां एंजाइम फंक्शनल नहीं है। एक में तो एंजाइम ही नहीं है और एक में एंजाइम कार्य असक्षम है। तो ये दोनों ही केस, दूसरे और तीसरे केस में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हुए, और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो रेड फिनोटाइप हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये दो तरह के एलील के मॉडिफिकेशन आपने बताए। एक तो आप बता रहे हैं अरूपांतरित एलील यानी कि डोमिनेंट, और दूसरा है रूपांतरित एलील यानी कि मॉडिफाइड रिसेसिव। अरूपांतरित ओरिजिनल है, यह हमेशा सामान्य एंजाइम बनाएगा, जबकि रूपांतरित म्यूटेशन के बाद बनाए तो तीन संभावना है, या तो ये सामान्य बनाए, या कार्य असक्षम बनाए, या ये एंजाइम ही न बनाए। सामान्य बनाएगा तो इसी की तरफ फिनोटाइप आएगा, और अगर एंजाइम नहीं बनेंगे या एंजाइम कार्य असक्षम है तो ऑब्वियसली फिनोटाइप चेंज होता हुआ आपको मिलना है। अब इसे एक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझे आप फिर से। देखिए दोनों एलील दे रखे हैं। अरूपांतरित यानी कि ओरिजिनल एलील, ये रूपांतरित मॉडिफाइड हो चुका है। अगर आपका एलील अरूपांतरित है तो ये प्रभावी होगा। क्यों? क्योंकि यहां जो एलील है वो आरएनए और प्रोटीन बना रहा है, एंजाइम। एंजाइम ने सबस्ट्रेट से रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बना, फिनोटाइप क्या मिल गया? टॉल। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने लिया था पुष्प का रंग, यहां एग्जांपल दे रखा है हाइट। तो हाइट का जो एलील है वो डोमिनेंट है, अनमॉडिफाइड है, अरूपांतरित है, ओरिजिनल, वन्य प्रकार, जो भी कहें। अब ये क्योंकि अरूपांतरित है इसलिए एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट सब बना रहा है, टॉल आपको मिला। क्लियर? अब इसी एलील में क्या हुआ? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। जो अरूपांतरित था इसमें म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन के कारण यहां म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन के बाद अब इसे हम क्या कहेंगे? रूपांतरित एलील। ये ओरिजिनल, म्यूटेशन से क्या हुआ? रूपांतरण हुआ, चेंजेस हुआ, तो रूपांतरित एलील या मॉडिफाइड एलील। अब म्यूटेशन के बाद तीन संभावना है। ये देखिए केस 1, केस 2, केस 3, तीन संभावनाएं जो अभी हमने देखी थी। सबसे पहला आपको क्या दे रखा है केस? ये एलील सबस्ट्रेट यानी प्रोटीन एंजाइम बनाया, उसने सबस्ट्रेट से रिएक्ट किया, सबस्ट्रेट से क्या बना? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमारा कैसा है? टॉल। टॉल बन रहा है, प्रभावी। तो पहला केस कि जीन में म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन के बाद भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है टॉल, यानी ये सामान्य, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि आरएनए क्या बना रहा है? सामान्य एंजाइम, और सामान्य एंजाइम है तो सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बना टॉल। ये तो हुआ आपका फर्स्ट केस, आपको टॉल फिनोटाइप मिल रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है म्यूटेशन का? कि दूसरे केस में एंजाइम तो बने लेकिन एंजाइम कैसा बन गया? नॉन फंक्शनल। यही हमने कहा था कि जीन म्यूटेशन के बाद एंजाइम तो बना रहा है लेकिन ये नॉन फंक्शनल है, ये एंजाइम कोई काम नहीं कर सकता।
तो नॉन फंक्शनल है तो ये प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा क्योंकि एंजाइम ने सबस्ट्रेट से रिएक्ट नहीं किया और इसलिए ये प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो बिना प्रोडक्ट बने क्या टॉल बनेगा? नहीं, क्योंकि टॉल वाले प्रोटीन ही नहीं बन पाए, तो इसलिए वो कैसा रह गया? बॉना। तीसरे केस में क्या होगा? यहां पर भी अगर आप देखें तो एंजाइम बने ही नहीं, यहां तो एंजाइम बन रहा है लेकिन एंजाइम नॉन फंक्शनल है। और तीसरे केस में नो एंजाइम, एंजाइम ही अनुपस्थित है, कोई एंजाइम ही नहीं बना और बिना एंजाइम के सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहां भी पौधा कैसा रह गया? बॉना। तो केवल फर्स्ट केस में आप देखें फिनोटाइप टॉल है, टॉल यहां की तरह अरूपांतरित, क्योंकि अरूपांतरित नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, टॉल बन गया। म्यूटेशन के बाद पहला केस इसमें भी नॉर्मल एंजाइम बना तो टॉल आपको मिल गया। दूसरे और तीसरे केस में फिनोटाइप चेंज हुआ है, बॉना है दोनों में। क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में आप देखिए एक में एंजाइम ही नहीं है और एक में अगर एंजाइम है तो वो एंजाइम नॉन फंक्शनल है और इसलिए आपको सही तरीके से प्रोडक्ट नहीं मिल पाए, तो पौधा कैसा रह गया? यहां पर बॉना। क्लियर? रूपांतरित और अरूपांतरित। अब देखिए केस 1 रिटर्न में, रूपांतरित एलील, पहला केस रूपांतरित का अरूपांतरित एलील के तुल्य है। रूपांतरित वाला देखिए टॉल और अरूपांतरित में भी क्या आ रहा है? टॉल। दोनों में बिल्कुल सेम रिजल्ट आपको मिल रहे हैं पहले केस में। केस 2 और 3, सेकेंड और थर्ड में अगर हम देखें रूपांतरित एलील की बात करें तो यहां पर जब आप देखें रूपांतरित एलील इज नॉट इक्वल टू अरूपांतरित एलील, यानी इन दोनों केसेस में रिजल्ट आपके चेंज हो गए। पहले केस में रिजल्ट सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम? क्योंकि पहले भी सामान्य एंजाइम है, म्यूटेशन के बाद भी सामान्य एंजाइम है, तो रिजल्ट सेम है। दूसरे और तीसरे में हमारा रिजल्ट बदल गया है। क्यों बदला? क्योंकि यहां फिनोटाइप चेंज हो रहा है। फिनोटाइप क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि दोनों ही केस में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाया? क्योंकि दोनों ही केसेस में अगर देखें तो एक केस में एंजाइम ही नहीं है और एक में अगर एंजाइम है तो ये एंजाइम कैसा है? नॉन फंक्शनल, और इसलिए दोनों केसेस में रिसेसिव फिनोटाइप आपको मिलेंगे। तो दोनों को एक बार ध्यान से कंपेयर करें। एक आपने कहा यहां पर रूपांतरित, एक अरूपांतरित। जो अरूपांतरित है अनमॉडिफाइड, ये ओरिजिनल है, हमेशा ध्यान रखें ये ओरिजिनल है जैसा नेचर में बना है, और ओरिजिनल सामान्य एंजाइम बनाता है और ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। और इसी ओरिजिनल में जब म्यूटेशन हुआ, इसी ओरिजिनल में जब म्यूटेशन हुआ तो इसका एक नया स्वरूप बना और इसलिए उसे हम कहते हैं रूपांतरित, मॉडिफाइड। और जो ये नया स्वरूप बनता है ये ज्यादातर रिसेसिव होते हैं क्योंकि इनमें एंजाइम सबस्ट्रेट से प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं कर पाते, रिएक्ट नहीं कर पाते, प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है, और या फिर यहां एंजाइम ही आपको नहीं मिल पाते। और अगर यहां पहला केस बन जाए सामान्य एंजाइम तो आपको फिनोटाइप सेम मिलेंगे, अदरवाइज हमेशा फिनोटाइप चेंज होता हुआ आपको यहां पर दिखाई देगा।